नाज़रीन, आप देख रहे हैं रेड लाइन इस्लामाबाद स्टूडियो से। नवाज शरीफ की तैयारियां वापसी की मुकम्मल आपको नज़र आती हैं। नून लीग का कहना है कि पंजाब भी साडा ते मरकज़ भी साडा। दूसरी जमातें इसके ऊपर एतराज़ करती हैं, वो कहती हैं कि हमारा भी इसके अंदर हिस्सा होगा। तो नवाज शरीफ की वापसी से पंजाब की सियासत में क्या तूफ़ान आएगा और मरकज़ में कौन हुक्मरान बन सकता है, प्रोग्राम के एक हिस्से में इसमें बात करेंगे। हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि अगर ताकत में आप आ भी जाएं तो आपके पास ताकत होगी कितनी। फैज़ाबाद धरने ये साबित किया कि उस वक्त का प्राइम मिनिस्टर शायद खाकान अब्बासी मुकम्मल तौर पर बेबस था। उनसे भी हम इस प्रोग्राम में बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ पहले हिस्से का हम आपसे करवा देते हैं। इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से, उनको शुक्रिया। कल रिटायर्ड हाशिम डोगर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ से, उनका भी शुक्रिया। फैसल करीम टुंडी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उनका भी शुक्रिया। लेकिन अब हम जानते हैं कि आज पाकिस्तान में इसके अलावा बड़ी खबरें क्या बनी। शहबाज शरीफ चाहते हैं कि पार्टी अरकान बैरून मुल्क दौरों के बजाय नवाज शरीफ के इस्तकबाल की तैयारियों पर तवज्जो दें। चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा ने पैगाम दिया है कि तारीख लेने का तस्वर ज़हनों से निकाल लें। अब ये रुझान सुप्रीम कोर्ट में नहीं चलेगा। चेयरमैन PTI को अडयाला जेल मुंतकिल नहीं किया गया। साइफर केस की समाअत कल अटक जेल में ही होगी। एंटी करप्शन ने कब्रिस्तान पर शादी हॉल बनाने के इल्ज़ाम में खावर मानिका को बैरून मुल्क जाते हुए गिरफ्तार कर लिया। नैब ने एहतसाब अदालत में 7 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा करा दिया। अफ्रीकैन को नोटिस भी जारी कर दिए गए। आइए नाज़रीन, अब बात करते हैं खुर्रम दस्तगीर खान साहब से। हाशिम डोगर और फैसल करीम टुंडी, तीनों का बहुत शुक्रिया। अगर टुंडी साहब मैं आपसे बात का आगाज़ कर पाऊँ, ज़रा पीपल्स पार्टी का मौका पहले लेते हैं। खुर्रम साहब से तो हम पूछ ही लेंगे। ये बताइएगा कि वाक़तन आप समझते हैं कि नवाज शरीफ के आने से आपके लिए पंजाब में मुकाबला बहुत मुश्किल हो जाएगा और पंजाब PTI के तितर बितर हो जाने के बाद अब नून लीग की तरफ जाएगा? ज़रा मैं आपके पंजाब के हवाले से समझाना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, मियाँ साहब को तो तारीख उनकी आ गई है और वो मुल्क में आ रहे हैं, और उसके बाद जो उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करने के बाद जो है वो अपनी पार्टी की मुहिम चला सकते हैं। और अच्छी बात है, हम तो कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए होनी चाहिए और मियाँ साहब को अपनी पार्टी की मुहिम चलानी चाहिए। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन भी अपनी पार्टी की मुहिम चलाएंगे। हमें इससे नहीं है कि मियाँ साहब के आने के बाद हमें क्या नुकसान होगा या क्या फ़ायदा होगा। आवाम ने वोट करना है और मैं समझता हूँ कि एज सच कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिस पे हम कहें कि हम खाइफ और मियाँ साहब ना आए। हम तो कहते हैं आए, बहुत जल्दी आ जाना चाहिए था, लेकिन अभी भी आ रहे हैं। उनकी पार्टी उनकी आने की तैयारी कर रही है, तो इलेक्शन हो जाने चाहिए और मैं समझता हूँ कि अवाम ने वोट करना है। अवाम फैसला करे कि उन्हें किस जमात को वोट करना है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को करना है, PMLN को करना है, PTI को करना है, इस्तेहकाम को करना है, जिस जमात को भी करना है वो अवाम ने करना है। लेकिन हम चाहते हैं कि इलेक्शन इस तरीके से हो, और मैं समझता हूँ कि शायद तमाम पार्टियों की, लेकिन पीपल्स पार्टी की तो डेफिनेटली ख्वाहिश है कि ऐसा इलेक्शन हो जिसमें RTS ना बैठे, जिसमें RO इलेक्शन ना हो, जिसमें धुंध भी ना हो, और जिसमें जिस बक्से में वोट डाला जाए उसी के लिए गिना जाए। तो और आवाम का मैंडेट जिसके पास भी जाए उसको जो है कम अज़ कम हक़ हुक्मरानी हो कि उस मुल्क पर हुक्मरानी करे। कुर्बान जाऊँ, आपकी जो फहरिस्त है, इतनी ज़्यादा ख्वाहिशात का इजहार आपने जो है एक ही जुमले के अंदर कर दिया, लेकिन ज़ाहिर ख्वाहिशात तो दुनिया कायम है। आप कहते हैं कोई पाबंदी नहीं है फिलहाल। नहीं, बिल्कुल नहीं करें। ना ही टैक्स लगा अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक, और ना ही इसके ऊपर पाबंदी है, और ये दोनों चीज़ें जो सिर्फ ख्वाहिश ही फ्री है इस मुल्क में इस वक्त। ज़रा हाशिम डोगर साहब से मैं पूछ लेता हूँ। डोगर साहब, इंतखाबात में आपकी पार्टी जो है पंजाब में भी उसकी बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको लगता है कि इंतखाबात का नंबर 1 माहौल बन रहा है सही मानों में? और दूसरा ये कि आपकी पार्टी पंजाब जीत सकती है और नून के हाथ से निकल जाएगा पंजाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो थोड़ा सा इबहम जो अभी तक लोगों के उस सामने आ रहा है या हमें नज़र आ रहा है, वो ये कि इलेक्शन कमीशन बहुत बेहतर होता कि हफ्ते का जिक्र ना करता कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में है। बेहतर था कि अगर वो एक ख़ास डेट अनाउंस कर देते तो उससे थोड़ा और इबहम दूर करने में शायद आसानी पैदा होती। जहाँ तक दूसरी बात है, पंजाब मैं समझता हूँ नून लीग के पास इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है, और ये बिल्कुल किसी गलतफहमी में ना रहें कि ये यहाँ पे आएंगे। जो इन्होंने पिछले 16 माह की परफॉर्मेंस है, या अगर आप उससे पीछे माजी में चले जाएं, तो बदकिस्मती से मुझे तो लगता है कि इस पार्टी के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं होगा इलेक्शंस के अंदर।
इस पार्टी के साथ अच्छा सलूक नहीं होगा और खुर्रम तस्गीर खान साहब जहाँ नोट्स भी ले रहे हैं, इसमें नोट्स लेने की क्या बात है? वो कह रहे हैं अच्छा सलूक नहीं होगा, तो आप शायद किसी गलतफहमी में मुब्तला हैं। नहीं, हम तो बड़ी आजी के साथ अवाम के साथ जाएंगे। हम बिल्कुल ये नहीं कह रहे पंजाब साडा, हम तो कह रहे हैं 80 अवाम दे खादम, ठीक है, हम ये कह रहे हैं। और किसी बुनियाद पर कह रहे हैं, कोई सियासी नारे की बुनियाद के, कि पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त अगर आपको स्कूल, हॉस्पिटल, कॉलेज, पुल, सड़कें, देहाती इलाकों में सड़कें, देहाती इलाकों में जो हमने मुख्तलिफ इलाकों को आपस में जोड़ा है लोगों को, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम उसकी बुनियाद पर कि हमने पहले भी खिदमत की है, हम दोबारा भी खिदमत करेंगे। और इसमें जो मेन दो बातें हैं जब हमें जोड़ना, एक तो ये है कि पंजाब के अवाम को और पूरे मुल्क के अवाम को समझाना है कि आज की जो मुश्किलात हैं, आज जो महंगाई है, उसकी जिम्मेदारी उन लोगों पर है जिन्होंने 2014 से सियासी इंजीनियरिंग शुरू की। 16 महीने से आपने समझाने की कोशिश की, नहीं, कोई बात नहीं है। ये सियासत देखें, जो इलेक्शन है वो गुफ्तगू है पाकिस्तान के अवाम, हर बार इम्तिहान है। हाँ, इम्तिहान भी है, तो इसलिए गुफ्तगू का वक्त खत्म हो जाएगा जब आप कैंपेन शुरू करें। तो इसलिए जो है ये बड़ी आजी से इलेक्शन पोलिंग वाले दिन जीते जाते हैं। अल्लाह ताला का करम है, मोहम्मद नवाज शरीफ मौजूद होंगे इलेक्शन कैंपेन को लीड करने के लिए और पाकिस्तान के अवाम के लिए एक सिंबल के तौर पे। तो हम तो बड़ी आजी से, लेकिन अल्लाह ताला के हजूर बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि पंजाब के अवाम और पूरे पाकिस्तान के अवाम में वोट देंगे। चले, आपने पाकिस्तान तक डिबेट कर दिए, तो ज़रा कुंडी साहब आप बताइएगा, इंतखाबात से मुतल्लिक़ जो आपकी तवक्कुआत है बिल्कुल पूरी होनी चाहिए, इंतखाबात ऐसे ही होने चाहिए, लेकिन ज़रा नैब की तरफ भी मैं आना चाहता हूँ। आपकी पार्टी ने उसके ऊपर भी एतराज़ किया। नैब की अमेंडमेंट्स के ख़त्म होने के बाद अब वो दोबारा से मसल एक्वायर कर रही है, वो लोग दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारों से केसेस खोले जा रहे हैं। तो ज़रा नैब के इन्फ्लुएंस के ऊपर भी अगर आप बात कर पाएँ, इंतखाबात पर असरअंदाज हो सकती है नैब के? नहीं, देखिए, नैब हमेशा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल हुआ है। अगर आप देखें, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे पाबंदी लगाई थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई गई थी मुशर्रफ साहब के दौर में, उस वक्त पीपल्स पार्टी को नहीं रोका जा सका और फिर उन्हें पेट्रियाट बनाई नैब के ज़रिए। फिर इस तरह काफ लीग बनी, इस तरह बाकी जमातों को तोड़ा गया। फिर लोगों की पॉलिटिकल जो है वो पार्टीज़ को चेंज करवाने के लिए इस्तेमाल की। हम तो हमेशा कहते हैं कि नैब जो है वो या पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए होता है या हुआ भारत आवाम के इरादों, या किसी अफसर को पकड़ते हैं, अरबों रुपए खाए होते हैं, कहते हैं जी आप आकर जो है वो नैब के साथ कोई जो डील है वो कर लें और उसके बाद जो है आपको जो है, और नैब को उसमें अपनी कमीशन भी मिलती है जो उनके अफसरान हैं, और उसके बाद उनके बाकी जो पैसे बचते हैं उनको वो क्लीन चिट दे देते हैं कि आप जाके चल जाएं। लिहाजा हम पहले भी चाहते थे, हम इस 18वीं तरमीम में हम 62-63 शिक को भी ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन उस वक्त हमारी इत्तेहादी जमात PMLN खुर्रम दस्तगीर साहब बैठे हैं, इनकी ख्वाहिश नहीं थी कि ख़त्म हो। हम तो चाहते नैब ख़त्म हो, लेकिन पाकिस्तान की पास अभी कभी ऐसी अक्सरियत आई नहीं कि हम उसको इदारे को ख़त्म कर सकें, क्योंकि हमेशा ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए। लेकिन आने वाले इंतखाबात पर असरअंदाज होगी नैब या नहीं होगी? आपका खदशा क्या है? अभी भी देखें, केसेस पहले भी हमारे ऊपर बनाए गए थे, अभी भी हैं, हमने पहले भी सामना किया है, पहले भी बाइज्जत भरी हुए हैं, फिर भी सामना कर लेंगे। हमने पहले भी काफ़ी केसेस हमारी पार्टी लीडरशिप ने हमने देखे हैं, फिर भी देख लेंगे। डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे पूछ पाऊँ, नैब के ऊपर अगर आप कमेंट करें, आपके ख्याल में ये फैक्टर है या महंगाई सिर्फ फैक्टर है, 14 महीने की गवर्नेंस फैक्टर है? हालांकि 14 महीने से पहले भी आपको जाना चाहिए, बुज़दार हुकूमत के ऊपर भी जाना चाहिए, आप कभी उसका हिस्सा थे, उसके ऊपर भी बात होनी चाहिए। लेकिन नैब पर पहले मैं आपका व्यू चाहूँगा कि आप बताएं कि नैब फैक्टर है आने वाले इंतखाबात में या नहीं? नैब का पूछ रहे हो? जी, नैब। जी बिल्कुल, डेफिनेटली इट्स अ बिग फैक्टर। देखिए ना, अगर आपके जो मेन प्लेयर्स हैं वही इस नैब की, ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया और उसके नतीजे में ये जो बड़े बड़े लीडर्स हैं यही सारे बाहर हो गए, तो ये जब पार्टी लेस होकर इलेक्शन लड़ेंगी तो ऑब्वियसली रिजल्ट उस तरह नहीं होंगे जिस तरह शायद हम लोग सारे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए नैब इज़ वन फैक्टर। मगर मैं आपको बताऊं तलत भाई, ईमानदारी से इस वक्त जो सबसे बड़ा फैक्टर है, हम टॉक शोज़ में और बातें कर रहे हैं, इस वक्त महंगाई का फैक्टर है। इस वक्त मेरे और आपके और हमसे हमारे जैसे बहुत सारे बहन भाई जो सफ़ेद पोश हैं वो फैक्टर है। लोग मैं समझता हूँ कि नून लीग ने और PDM ने इंतहाई बेवकूफ़ी के साथ, माजरत के साथ ये लफ्ज़ यूज़ कर रहा हूँ,
इन्होंने वो सारा मलबा अपने सर पे उठा लिया कि जो शायद अगर ये सब्र से काम लेते और ना हुकूमत में जाते तो इससे बच जाते। मगर आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस। ऑब्वियसली एक तो नैब रीज़न था, ये लोग खौफज़दा थे कि शायद वो कोई आर्मी चीफ मर्जी से अपॉइंट कर लेते, तो उसकी वजह से इन्होंने घबरा के तो ये डिसीजन लिया। और उसके नतीजे में मैं आपको हकीकतन बता रहा हूँ, इसमें कोई शक नहीं कि 18 में नून लीग बहुत अच्छी पोजीशन में थी। मेरे इर्द गिर्द 15-16 सीटें नून लीग जीती थी। मगर आज मैं आपको बताऊं कि अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुए तलत भाई, बहुत सरप्राइज़ होंगे हम सारे जो बैठ के तज्ज़िये करते हैं। बहुत बुरे हालात में होगी, ख़ास तौर पे नून लीग, क्योंकि पंजाब में पीडीएम की कोई और जमात तो है ही नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। पीपल्स पार्टी सिंध में है, मौलाना साहब की पार्टी केपीके में है। तो पंजाब का जो 13-14 करोड़ की आवाम का जो गुस्से का जो ब्लंट का जो सामना है वो नून लीग ने करना है। बेहतर है कि ये इसके लिए तैयार हो जाएं और अपना कोई बयानिया जिधर ये जा रहे हैं उससे हट के, तो इससे बचने का कोई बयानिया तैयार करें। ये जरा जिधर ये जा रहे हैं मैं उसके ऊपर जरा आपसे बात करूंगा, ये किधर जा रहे हैं। लेकिन पहले खुर्रम साहब से मैं पूछ लूं। पंजाब में बहुत बड़े बड़े शहर हैं, लेकिन पंजाब में देहाती आबादी भी है जिसको इसी पीडीएम की हुकूमत ने 4000 रुपए गंदम की कीमत दी है। तो लिहाजा ये कहना कि जी पूरे पंजाब में लोग अपसेट हैं, लोग अपसेट जरूर है। तो आपको सिर्फ दही इलाकों से वोट मिलेंगे? नहीं, देखिए महंगाई एक फैक्टर जरूर है, लेकिन और भी फैक्टर्स हैं। और पाकिस्तान के अवाम जो हैं, जहां वो महंगाई के ऊपर परेशान हैं, वो ज्यादा सवाल आज जो आई थिंक हम मुझसे भी कर रहे हैं और मेरे भाइयों से भी करेंगे जब ये जाएंगे, क्योंकि मैं तो अब जा रहा हूं अपने हल्के में गुजरांवाला में, वो ये कहते हैं कि आप में से कौन है जो हमें इसमें से निकालेगा। ठीक, वो ब्लेम से ज्यादा ये जानना चाहते हैं कि कौन है जो इसको निकालेगा। और यहां भी हम ये समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ की जात की सूरत में हमारे पास एक बहुत अच्छा जवाब है कि वो शख्स जो पाकिस्तान को दहशतगर्दी से निकाल सकता है, जो 18 घंटे की लोड शेडिंग से निकाल सकता है, जो कराची को पुरअमन कर सकता है, जो महंगाई को 2.8% पे ले जा सकता है, वही शख्स पाकिस्तान को महंगाई से भी कैसे करेगा सवाल है। वैसे ये नहीं कि कौन करेगा। नहीं, देखिए पहले उसका जवाब आपके पास नहीं है, कैसे करेगा। नहीं, देखिए ये तो सारे जो हैं इकोनॉमिक पॉलिसी की डिटेल्स हैं, उस पर भी हम बहस कर लेंगे कि जी कहाँ करना है, किधर करना है, किस चीज को कट करना है, किसको आगे लेकर जाना है। लेकिन क्रेडिबिलिटी, देखिए इंतखाबात में ज्यादा इशू ये है कि मैं भी वादे कर रहा हूं, आजम साहब भी वादे करेंगे, मेरे भाई फैसल भी वादे करेंगे, उन वादों के पीछे क्रेडिबिलिटी किसके पास है पाकिस्तान को बेहतर करने की। तो हालिया सालों में 2013 से 17 के दौरान जो लोड शेडिंग खत्म हुई, दहशतगर्दी खत्म हुई, कराची पुरअमन हुआ, महंगाई को कंट्रोल किया, वो क्रेडिबिलिटी सिर्फ नवाज शरीफ तो आपके पास नवाज कार्ड है। जी, हमारे पास नवाज कार्ड भी है, हमारे पास गंदुम 4000 रुपए फी मन का कार्ड भी है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कॉटन की इस दफा बड़ी अच्छी। तो ये जो हमारा देही सेक्टर है वो इंप्रूव हो रहा है। वो डेफिनेटली शहरी इलाकों में हमें चैलेंज है, लेकिन चैलेंज इलेक्शन इसी का नाम है। जरा कुंडी साहब के पास जाने से पहले मुझे ये बता दें कि नैब फैक्टर आपके ख्याल में, उन्होंने कहा कि सियासी इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होगा। जी, नैब 2023 मेरे ख्याल में वो इतना बड़ा फैक्टर नहीं है, क्योंकि ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। नवाज शरीफ ने 225 पेशियां भुगती हैं नैब की, ये एक नहीं है या 4 नहीं। तो आपको धक्का दे के बाहर भेजा। तो कोई बात नहीं, ये बात यह कि हमें इस वक्त जो है सारा फोकस इस बात पर है कि मुल्क को आगे कैसे लेकर जाना है। और उसमें सिर्फ महंगाई नहीं है, पाकिस्तान के अवाम से पूछेंगे वो महंगाई का जरूर जिक्र करते हैं, लेकिन वो इस पर ज्यादा परेशान है कि उनके नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए कौन लोग हैं जो रोजगार पैदा करने की कुंडी साहब बड़ा वो आगे की तरफ देख रहे हैं, वो सिर्फ पीछे की सजा नहीं देना चाहते। कुंडी साहब बड़ा सवाल ये भी है कि जमातें, आपकी जमात समेत बड़ी जमातें जो हैं, वो जो इतने अरसे से इक़्तिदार में रही हैं, किसी न किसी सूरत में वो आवाम को इस मरतबा क्या ऑफर करेंगी। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब आप आवाम के साथ कनेक्ट करेंगे, फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप उनको कहेंगे क्या है, व्हाट डू यू हैव टू ऑफर टू देम। देखिए, मैं समझता हूँ कि सब बहुत कम जमातें हैं कि जो जल्दी इलेक्शन का मुतालबा कर रही है। हम तो 60 डेज़ के भी थे, 90 डेज़ में भी थे, और हम अभी भी कह रहे हैं कि हमारा मुतालबा है कि जल्द से जल्द इलेक्शन हों। दूसरी बात यह है कि हर पार्टी ने अपना मंशूर लेके जाना है। हमने हमेशा आवाम दोस्त, गरीब दोस्त बजट दिया है और हमने हमेशा इस चीज़ पे काम किया है। अब खुर्रम साहब भाई बता रहे थे कि इन्होंने 4000 किए, लेकिन जब हम 2008 में आए थे हम गंदम इंपोर्ट कर रहे थे और अगले साल हम गंदम एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में आ गए थे। दहशतगर्दी का सफ़र 2008 में शुरू हुआ। जब हमें पाकिस्तान मिला था वो बारूद से भरा पाकिस्तान था, खुदकुश धमाकों का पाकिस्तान था, टारगेट किलिंग का पाकिस्तान था,
अवाम का पाकिस्तान तो और मईशत उस वक्त भी ख़राब थी। जैसे आपने देखा कि हमारे साथ PMLN के दोस्त हमारे इत्यादी थे, 6 महीने बाद हमें छोड़ के चले गए कि शायद मईशत बहुत तबाह हो चुकी है और ये मुल्क नहीं चल सकता। हमने वहाँ से अमन का सफ़र शुरू किया। फिर IDPs देखें, स्वात के IDPs दुनिया की तारीख की सबसे ज़्यादा नकल मकानी तादाद की नकल मकानी हुई, हमने वापस आबाद किया। हमने स्वात ऑपरेशन किया, वज़ीरिस्तान ऑपरेशन उसके बाद शुरू हुआ। अमन का सफ़र जो है वो शुरू हुआ। फिर सैलाब आया, उस वक्त हमने एक लॉन्च किया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो इस वक्त पाकिस्तान का सबसे कामयाब प्रोग्राम है। इस वक्त जो है 90 कथा लाख कलामी मेरी आदत नहीं है, आपको पता है। मैं सिर्फ एक जुमला बीच में अगर आप मुझे इजाज़त दे दें, ये तमाम जो बातें आप गिनवा रहे हैं उस वोटर के लिए जिसने वोट करना है, करोड़ों की तादाद में नए वोटर आए हैं, जवान साल वोटर जो है 18 साल से ऊपर, जिस ज़माने की आप बात कर रहे हैं उस वक्त ये लोग 3-3, 4-4 साल के थे। वो कोई रिकॉल नहीं करेंगे 2008 में आपने क्या किया, 2010 में आपने क्या किया। वो चाहे उनकी मेमोरी नहीं है, उनकी मेमोरी शुरू होगी 2000। देखिए, हम नए मंशूर के साथ नौजवानों के लिए, क्योंकि इस वक्त 60+ % आबादी जो है वो नौजवानों की है, नौजवानों के लिए इंशाल्लाह मंशूर लेके आ रहे हैं। हर किसी ने अपना मालनामा लेकर अवाम में जाना है। हम तो कहते हैं कि इलेक्शन जल्दी हुए, आवाम से आप भाग नहीं सकते। असल पॉलिटिकल पार्टीज वो जो चाहती है कि आवाम में, हम तो कहते हैं जल्दी इलेक्शन हो, आवाम में जाए, अपना मंशूर लेकर जाए, अपना मालनामा लेकर जाए, आवाम को जो है एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने की जो है वो इजाजत हो। तो हम कहते हैं अगर लोग हमारे मैनिफेस्टो से या हमारे बयाने से मुतमईन नहीं हुए तो वोट हमें नहीं करेंगे। अगर मुतमईन होंगे तो डेफिनेटली हमें वोट करेंगे। किसी और के बयान से मुतमईन हुए तो उनको वोट करेंगे। ठीक है, तो डॉक्टर साहब पहले तो ये बताएं किधर जा रही है नून लीग आपके ख्याल में, और वो उस मोड़, वो पंजाबी में कहते हैं बच मोड़, तो किस मोड़ से इनको बचना चाहिए? नून लीग के सामने मैं समझता हूँ कि 3 किस्म के जो चीज़ें हैं उनसे इनको नुकसान पहुँचेगा। एक, ये जो ताज़ा बयानियाँ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मेरी नुक्ता नज़र के मुताबिक ये समझ रहे हैं कि शायद इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बोल के ये भी एक पॉपुलर सपोर्ट हासिल करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो इनके गले में पड़ने वाली चीज़ है मेरी नज़र में वो नैब के केसेस का खुलना है। और तीसरा, इंतहाई मुख्तसरन और सबसे बड़ा इशू वो महंगाई है। इन तीनों चीज़ों के जवाब ये तैयार करके रखें जो कि इस अगले जनवरी में जो इनको इम्तिहान में पर्चा आएगा उसके ऊपर इनको जवाब देना पड़ेगा। बाकी पीपल्स पार्टी के इश्यूज़ हैं वो तो ऑब्वियसली आई नो कि दे आर कन्फाइंड टू सिंध, तो सिंध की अवाम बहुत अच्छी तरह जानती है कि वहाँ पे इनकी क्या परफॉर्मेंस थी। मैं कोई इतना सर फ़ख्र से बुलंद नहीं कर सकता जो उस्मान बुज़दार साहब का जो 4 साल का सफ़र था पंजाब में, बदकिस्मती से बाद में अब ये कहते हुए भी शर्मिंदगी महसूस होती है कि कोई गोल्डन परफॉर्मेंस हमारी भी नहीं थी। क्योंकि मैं नहीं समझता हूँ, मुझे 7 साल हो गए हैं पॉलिटिक्स में आए हुए, हम आज भी अपने अपने बुतों की पूजा कर रहे हैं, अपने अपने लीडर्स की पूजा कर रहे हैं। शायद हम कभी बैठ के अवाम के बारे में नहीं सोचते, हम कभी ये नहीं सोचते कि इनसे हट के अवाम के असल मसाइल क्या है। डॉक्टर साहब, आपके इस बयान के बाद तो मुझे लगता है सारों ने हार जाना है। बातें करते इन्होंने भी हार जाना है, आपने भी हार जाना है, इन्होंने भी हार जाना है, सारे नहीं हार जाना है, तो जितना किन्हें। बिल्कुल, ये सर ये इस वक्त हम सब हारे हुए हैं। मैं समझता हूँ हम सब पॉलिटिशियन हार चुके हैं और हम आवाम के सामने हमें शर्मिंदगी से, मैं समझता हूँ हमें अपनी आंखें भी नहीं उठानी चाहिए। क्योंकि 4 साल हम भी हुकूमत में रहे, नून लीग अरसा 25 साल हुकूमत में रही, पीपल्स पार्टी हुकूमत में रही। आप ज़रा बताएं ना हमने किया क्या है? हम यहाँ पे बैठ के कहते हैं कि हमने जी दहशत गर्दी ख़त्म की। सबको पता है दहशत गर्दी किसने ख़त्म की और उसमें किसी पॉलिटिकल पार्टी का बदकिस्मती से कोई रोल नहीं है। उसमें हमारे उन शहदा का रोल है और आर्म फोर्सेस, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट। इसी तरह ये कोई उठता है तो वो एटमी धमाकों का वो लेना शुरू हो जाता है क्रेडिट। सबको पता है वो क्रेडिट किसका है। हमारा क्रेडिट ये है कि हमने इस मुल्क को 75 साल में बुरी तरह लूटा, खसोटा और भागे और हमने इस आवाम को कभी ये सोचने की कोशिश नहीं की कि वो किस हालात में वैसे लूटा की जगह लोटा भी ठीक था। वैसे आपस की बात, मैं भी उस गुनाह में बराबर का आपने लूटे के साथ लोटा कहते, लोटा भी ठीक है, उसने भी बड़ा नुकसान पहुंचाया। बट क्विकली फ्रॉम यू, ही इज बेसिकली डिस्ट्रॉइंग योर नैरेटिव, ही इज सेइंग। जी देखिए, ये बड़ा आसान है कहना। देखिए, अगर आपने वज़ीर-ए-आज़म को डिसक्रेडिट देना है तो फिर क्रेडिट भी देना होगा। ये नहीं, या वज़ीर-ए-आज़म जिम्मेदार है उस दौर में जो भी खराबियां और अच्छाइयां हुई उसका, या वो जिम्मेदार नहीं है, या फिर हम ये सारे काम जो हैं अफवाज पाकिस्तान ने किए हैं और ये सारे जितने भी वन आफ्टर द अदर मुख्तलिफ पार्टियों के वज़राए आज़म आए हैं वो सिर्फ एक कठपुतलियां थे या तो आप ये कहें। लेकिन अगर आपने नवाज शरीफ के ज़िम्मे डिसक्रेडिट डालना है कि जी ये उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म थे तो उस वक्त ये हो गया, या अभी आप ये डिसक्रेडिट डाल रहे हैं कि जी ये महंगाई जो है ये शहबाज शरीफ के ज़िम्मे है, तो
अगर आपने डिसक्रेडिट डालना है फिर आपको क्रेडिट भी देना पड़ेगा। ठीक। हाँ, तो ये नहीं हो सकता कि जी आप क्या नहीं, वो तो उन्होंने किया था तो वो उनका है, तो कराची खुद ही पुरअमन हो गया और महंगाई खुद ही 2.8% पे चली गई और खुद ही जो है वो सीपैक भी हल हो गया, सारा कुछ वो फौज ने किया। अब ये नहीं हो सकता। आपने अगर डिसक्रेडिट देना है तो फिर क्रेडिट भी देना हो, और क्रेडिट लेना तो मैं एक बिल्कुल कंसेंसस पॉइंट के ऊपर तमाम शुरका से मैंने तो हजूर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को ही बराबर जी बराबर आपने कर दिया, किसी को ये नहीं कह रहा, लेकिन मैं एक ऐसा नुक्ते पे खत्म करना चाहता हूं जिसको सारे वन लाइनर मैं कहना चाहता हूं, वन लाइनर मैं कहता हूं, अच्छा बात है कि मेरे भाई को 9 मई के बाद ये एहसास हुआ कि सारे पॉलिटिकल पार्टी डिस्क्रेडिट हुए। 9 मई से पहले तो इनको कोई ये एहसास नहीं था मेरे ख्याल में। उस वक्त अगर आवाज उठाते आपने ये बात कर दिया। चले मैं अब अपना जुमला मुअख्खर करता हूं, इस जुमले के ऊपर खत्म करने देता हूं। लेट्स टेक अ ब्रेक हियर। आए नाज़रीन, अब बात करते हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब से, साबिक वज़ीर आज़म। आपका बहुत शुक्रिया जी, आपने हमें ज्वाइन किया। फैज़ाबाद धरना केस लगा हुआ है, उसके ऊपर तवक्कुआत का अंबार भी लग गए हैं कि अब रिव्यू पिटिशन में न जाने क्या होगा। आप उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे। एक ऑब्जर्वेशन उसमें बड़ी क्रिटिकल है कि जब रियासत के इदारों को कहा गया हुकूमत वक्त की तरफ से, जिसको आप हेड कर रहे थे, तो वो फिर उन्होंने झंडी गिरा दी बेसिकली। ये मेरे अल्फाज हैं, उसके अंदर नहीं लिखे हुए। व्हाट हैपेंड? आपने कोई रिट का इशू था, सिविलियन रिट का ही नहीं था? नहीं, देखिए रिट की बात तो बाद में आती है ना, पहले ये एहसन इकबाल साहब और मैं हकायक जानते हैं, और अगर मुझसे गलती हो तो एहसन इकबाल साहब करेक्ट कर दें, अभी है नहीं पाकिस्तान में। ये एक धरना हुआ, हमने उसको बेसिकली इग्नोर किया क्योंकि पंजाब हुकूमत से पंजाब पुलिस साथ लेकर धरना आगे फैज़ाबाद छोड़ के चली गई। तो हमने कहा ठीक है, उनको खाने भी आते थे, वहाँ वगैरह केटरिंग होती थी, वहाँ पर एक तमाशा पूरा माहौल बना हुआ था और नाम भी दिए हुए कौन कौन आता था, कौन कौन फंड करता था। सीसीटीवी के कैमरे थे वहाँ पर, जिनका मैन होल बड़ा पतला सा मैन होल होता है, शायद 6 या 10 या 15 इस बड़ा डीप मैन होल होता है। उसमें स्पेशल टूल होते हैं जिससे आप उसको कनेक्शन लगाते हैं, बंद उसको काटा गया जी, वो भी लिखा हुआ, ये लिखा हुआ उसका। अच्छा, बहरहाल तो 8-10 दिन गुजर गए, तो मैंने और एहसन इकबाल साहब ने एक मीटिंग की और हमने ये फैसला किया कि थोड़ा हम इनको स्क्वीज़ करेंगे, यानी उनको हटाने की कोशिश नहीं करेंगे, लेकिन जो खाना आ रहा है, जो लोग मिलने गिलने आ रहे हैं, उनको रोकेंगे। लेकिन हमने ये भी फैसला किया कि इसकी तारीख का तयन हम करेंगे। तो मुझे अच्छी तरह याद है, बुध का दिन था जब हमने ये मीटिंग की। हफ्ते को एक पिटिशन दायर हो गई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और उसमें नोटिस दिया गया, और मुझे अब याद नहीं है कि एहसन इकबाल साहब को बुलाया गया या नहीं, लेकिन चीफ कमिश्नर और आईजी पुलिस को बुलाया गया जुमे वाले दिन, एक दिन का नोटिस देकर उन्होंने कहा गया कि मंडे तक आप क्लियर करें इस धरने को। ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर जारी किया। सैटरडे को मैंने लाहौर जाना था, तो उस वक्त चूँकि हम गाड़ी से जा नहीं सकते थे, हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट जाते थे, तो मैंने वो सारा मामला खुद देखा और उसके फ़ोटो भी मैंने खुद खींचे हेलीकॉप्टर का, चक्कर लगाओ तो देखें। मुझे याद है। तो बिल्कुल पंजाब पुलिस जो है वो, सॉरी इस्लामाबाद पुलिस, पंजाब पुलिस तो गायब थी, वो थी नहीं। इस्लामाबाद पुलिस जो थी वो बिल्कुल चहलकदमी, जिस तरह माल रोड बरी में जाते हैं ना, कुछ 6-8 बंदे यहाँ से आ रहे हैं, 6-8 बंदे यहाँ से आ रहे हैं, और उन्होंने 5-6 फायर किए आंसू गैस के, बड़ी। और ये ऊपर से ये सारा ये सब मैंने खुद देखा, तो मैं आपको जो बयान कर रहा हूँ। ये तो प्राइम मिनिस्टर जी, तो उन्होंने 5-6 शेल फायर किए वो जाके, तो उसके बाद आगे से बेपनाह शेल वापस मारे गए। वो हाथ से फेंके जाते हैं, वो भी टीयर गैस के शेल होते हैं, बेपनाह। तो वो पुलिस पसवा हो गई। ठीक। इस्लामाबाद पुलिस की, पंजाब पुलिस की कोई वहाँ नफरी, दूर दूर तक मरी रोड नज़र आ रहा था, सुबह 7-8 बजे का वक्त था, नहीं थी। मैं लाहौर में बात भी की आईजी पुलिस, और एयरपोर्ट पे वो आए हुए थे होम सेक्रेटरी, वो बड़े शर्मिंदा थे। वो आंख भी ज़मीन हर मैं कोई देखते थे, मुझे आंख भी नहीं मिलाई के। तो आपने उनसे क्या पूछा कि मैंने कहा जी क्या हो रहा है, आप करें कुछ इससे पहले? तो उन्होंने कहा जी ये है वो, जैसे एक रूटीन की बातें होती हैं। तो मैं मीटिंग करके वापस आया, तो उस वक़्त भी ये मामला जारी था वहाँ पर। उस वक़्त
एक मॉब था जो वहाँ पर मरी रोड पे वो था, और पंजाब पुलिस की सिर्फ एक गाड़ी चांदनी चौक पे खड़ी थी, सिर्फ एक गाड़ी। उस वक्त 30,000 की नफरी एट डिस्पोजल थी CPO DPO पिंडी के पास, लेकिन एक गाड़ी खड़ी थी। और जो निसार साहब के घर पे एक बड़ा मुनज़्ज़म हमला हुआ जलाने के लिए, और वो तो अल्लाह ने करम किया, वहाँ कुछ एहलकार थे मेरे ख्याल रेंजर्स के या FC के, उन्होंने ज़ाती मेहनत से वो पसपा किया वो हमला, वरना वो मॉब जला रहा था। और बड़ी हमने कोशिश भी की, लेकिन बहरहाल वो बात रुक गई। तो कोई हुकूमत की रेट वहाँ पर नहीं थी। तो अब आपने बतौर प्राइम मिनिस्टर फिर आपने क्या किया? आपने सिर्फ होम सेक्रेटरी से एक बात की? That's it? मैं क्या करता? नहीं, आप आर्मी चीफ से बात करते, आप रेंजर्स के DG को बुलाते। आर्मी का इस मामले में जवाब होता है कि हम तो ये राइट कंट्रोल नहीं करते, ये तो फौज तो सिर्फ गोली चला सकती है। नहीं, आप तो कॉल इन कर सकते हैं ना, आईनी तौर पर। वो नहीं, आप कॉल इन कर सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ गोली चलाना जानते हैं। तो बहरहाल वो नहीं हुआ। अब हुआ नहीं, आपने कहा नहीं, उन्होंने किया नहीं, ये बिकॉज ये लंबी कहानी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। मैं पब्लिकली नहीं, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ये मुनासिब नहीं है। कोर्ट तो आना ही आना ही। अगर कोर्ट ने बुलाया तो उनको बता दूंगा ठीक क्या बातें हुई। ठीक। अगर कोर्ट, मेरा ताल्लुक नहीं है उस मामले से, और मुझे ये भी समझ नहीं है कि कोर्ट क्या इससे हासिल करना चाहती है। वो अपना बेसिकली एक तो रिव्यू पिटीशन उन्होंने डिसाइड करना ही है उसको। हाँ, लेकिन उससे क्या मिलेगा? वो शायद अपनी जजमेंट इन्फोर्स करवाना चाहे, वो जानना चाहें कि कौन जिम्मेदार था, किसने क्या फैसला किया, किसने क्या इंप्लीमेंट नहीं किया, किसने फैसिलिटेट किया। उन्हें पॉइंट आउट किए उसके अंदर 44-47 भाई आपके सामने ना पंजाब पुलिस काम कर रही है, ना इस्लामाबाद पुलिस काम कर रही है। वज़ीर आज़म के पास तो कोई फोर्स नहीं होती ना जिससे जाके इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दे। रेंजर्स या FC में अवेलेबल ही नहीं थी। अवेलेबल नहीं थी आप जी, अवेलेबल नहीं थी ना, हमने मांगी, क्योंकि वो अवेलेबल मांगी नहीं ना, वो अवेलेबल नहीं थी। ठीक। और हमने उसको बड़ा एक लो की तरीके से मैनेज कर रहे थे, लेकिन ये जो पिटिशन हुई और उसके बाद जो मामला, वहाँ से खराबी पैदा हुई। ठीक। तो इवेंचुअली एक मुआहदा भी हुआ फिर? जी, एक मुआहदा हुआ। वो आपकी नॉलेज से हुआ? जी, वो आपकी नॉलेज से हुआ? वो ऐसे इकबाल साहब से सवाल कर लें। You are the Prime Minister. वो नहीं, मैं उसका जवाब आपको दे देंगे। Prime Minister doesn't have the answer, doesn't want to give the answer. मेरी राय उस मायदे को साइन करने की नहीं थी। तो you didn't want this to happen. हाँ, लेकिन वो बहरहाल वो हो गया। वो ऐसे इकबाल साहब मिनिस्टर थे, उनकी सवाबदीद थी, उन्होंने मुनासिब समझा कि होना चाहिए, वो उन्होंने कर दिया। तो मैं उसकी सपोर्ट करता हूँ उस बात की। एक मसले को अगर डिफ्यूज़ करना था तो वो मायदा हुआ और डिफ्यूज़ हो गया। लेकिन हुकूमत की रेट ना होने की बराबर रहती है इन मामलात में। तो टेक अवेज होते हैं हर एपिसोड से ना जी। अब ज़रा ये इश्यूज सामने आएंगे, वो आपका सवाल मौजूद है अपनी जगह पर कि इससे कोर्ट लेगी क्या? वो तो जब कोर्ट रिव्यू पिटिशन में जाएगी तो फिर हम देखते हैं क्या होगा। लेकिन टेक अवे क्या था बतौर सियासतदान, हाईएस्ट ऑफिस होल्डर, प्राइम मिनिस्टर, इस एपिसोड से आपने क्या? देखिए, ये पहली दफ़ा हुआ हो तो मैं कुछ कह सकता हूँ ना। आपके साथ तो पहली बार तो हमारे साथ, हमारी हुकूमत के साथ पहले यहाँ धरना हुआ जो इस्लामाबाद में था। उसकी कोई मिसाल है पाकिस्तान की किसी मुल्क की तारीख में? इदारे साथ हैं, हमलावर हो रहे हैं PTV पर, 24 घंटे TV पे मामला चल रहा है, एक तमाशा लगा हुआ मुल्क में। और जबकि आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है आपकी तारीख की सबसे बड़ी, वो रुक गई, साल डेढ़ वो ज़ाया हो गए। तो हमने तो ये सब मामलात किए हैं बदकिस्मती से। और उसके बाद यहाँ धरना हुआ, कभी वहाँ धरना, ये सारे मामलात चलते रहे। इमरान खान साहब भी यहाँ धरना करने आए थे। तो बड़े अजीब सी कैफियत है। तो टेक अवे फिर क्या है कि फिर ये निज़ाम टेक अवे ये है कि हमें बैठना पड़ेगा और हमें फैसला करना पड़ेगा मुल्क चलना कैसे है। अगर आइन में कोई ख़राबी है तो उसको दुरुस्त कर लें, वरना मुझे मामला चलता नज़र नहीं आता। क्योंकि ये सब चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं मुल्क की मईशत पर। ये सब चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं ना, जिस मुल्क के दारुल हुकूमत की सड़क जो है वो एयरपोर्ट से कट जाए, सबसे बड़ी शाहराह पर आपका कंट्रोल नहीं है, तो वो लोग जो आते हैं, जो यहाँ पर 65 सफारतकार हैं, वो क्या रिपोर्ट भेजते होंगे हमें इस बात का? तो इन्वेस्टर वहाँ से कौन आएगा मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करने, आप सोन से वादे करने? ये बड़ी चीज़ें आपस में लिंक्ड होती हैं। हुकूमत की रीटी ना रहे, यानी 300-400 बंदा वहाँ बैठा हुआ था, उसको इस्लामाबाद की हज़ारों पुलिस उनको वहाँ से हटा नहीं सकी, पंजाब पुलिस आई नहीं।
तो अब मैं दोबारा ज़ाहिर आपने पहले कह दिया तो आप मजीद इसकी तफसीलात में नहीं जाएंगे, लेकिन मैं वो मुनासिब बात नहीं है, वो अच्छा फाइन नहीं वी है। रिस्पेक्ट दैट। लेकिन मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ इस जाविये से, आपने कहा कि हटा नहीं सकी, अगर हटाना चाहती तो हटा सकती जी, थी। क्यों नहीं हटा सकती थी? ठीक, क्यों नहीं हटा सकती थी? हजारों पुलिस वाले थे, बख्तरबंद गाड़ियां उनके पास हैं, शेल उनके पास है। तो क्लियरली मैंने अगर खुद ना देखा होता तो मैं कभी ये बात ना करता। मैंने खुद देखा है, बिल्कुल चहलकदमी जिस तरह होती है ना, इस तरह रवैया था। सो क्लियरली वो ऑर्डर कहीं और से ले रहे थे। नहीं, ऑर्डर थे ही नहीं कि आपने कुछ करना है, बस हाँ जी, बस एक खाना पूरी करनी है, खाना पूरी करने। नहीं तो वो आपके ऑर्डर थे ना कि कुछ करना है इसको। नहीं, हमारे नहीं थे, हमारे नहीं थे, ये कोर्ट के ऑर्डर थे। कोर्ट ने चीफ कमिश्नर और आईजी को बुलाकर कहा, एसएड इकबाल साहब ने उनको कहा भी कि भाई आप मत करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत की इंस्ट्रक्शंस नहीं है, आप मत करें। उन्होंने कहा जी हमें तो कोर्ट कंटेम्प्ट में होल्ड करेगी, हमने तो मंडे से पहले ऑपरेशन करना ही करना है। ठीक, ना उन्होंने टाइमिंग बताई मिनिस्टर को, ना उनसे पूछा, ना उनकी अप्रूवल थी इस बात की। तो अगर आप कहते तो वो करते आपके ख्याल में? अगर आप उनको कहते कि हटा दो तो हटा देते आपके ख्याल में? ये बड़ा अच्छा सवाल। चलिए, आपने सवाल की तारीफ कर दी, अब जवाब दीजिए ताकि मैं आपके जवाब की भी तारीफ करूं। मैंने आपको जवाब बता दिया। मेरा नहीं ख्याल कि वो चहलकदमी जारी रहती। ये बदकिस्मती है मुल्क की कि हम इन मामला क्या हम दुनिया को शक्ल दिखाएंगे इन सब बातों के। सो गो बैक टू योर, आपका ओरिजिनल पॉइंट था कि इसको आप हमें बैठना होगा। तो जी, अब हमें के ऊपर जो है ना, लेट्स पुट फेसेस टू हमें। जी, तो हमें के अंदर कौन कौन आता है? 6-7 लोग हैं, बताइए। सियासतदान हैं 3-4 बड़ी पार्टियों की। ठीक, लीडरशिप जो है, अस्करी लीडरशिप है और जुडिशल लीडरशिप है। सब असरअंदाज होते हैं और बेपनाह तौर पे असरअंदाज होते हैं मुल्क के मामलात पर। अब मैं आप हालिया मिसाल आप देख लें, अगर आप मुझे 3 बड़ी खराबियां बताएंगे ना मुल्क में कि मुल्क का मामलात क्यों नहीं चल रहे, उसमें एक नैब है। कुछ तरामीम पिछली हुकूमत ने उसको ख़त्म नहीं किया, नैब को 5 अमेंडमेंट्स की, मुख्तलिफ कमज़ोर अमेंडमेंट्स थी, चले, लेकिन कुछ सहारा मिला ब्यूरोक्रेसी को कि यार हमें कुछ शायद हम ना जेल जाए फैसले करने पर, असम्बली मूव करने पर। आखिरी दिन चीफ जस्टिस साहब वो सारा रिवर्स ये तोहफा देकर मुल्क को गए हैं कि हाँ जी अब मुल्क चलाओ, मैंने नैब बहाल कर दी असल शक्ल में। क्या चीफ जस्टिस साहब ने कभी ये पूछा कि नैब ने कितने लोगों की अकाउंटेबिलिटी की है? आपको पता है कितने लोगों की अकाउंटेबिलिटी नैब ने की है? सियासतदानों की 1, और वो भी जाली, मुकम्मल तौर पे झूठ। मियां नवाज शरीफ, 2 झूठे केस हैं जिनकी न सिर है ना पैर है। ये 24 साल की कारकर्दगी है नैब की, और हम उसको सब गले से लगाए, दिल से लगाए बैठे हैं। और अब चीफ जस्टिस साहब हमें आखिरी तोहफा देकर चले गए कि जो अमेंडमेंट्स की थी मामूली सी, वो भी ख़त्म कर दी। और ये भी अब डिबेट पैदा कर दी कि क्या ये हक हासिल है सुप्रीम कोर्ट के? कल 3 जज बैठेंगे, जो पार्लियामान कहेगी नफ़ी कर देंगे, फिर पार्लियामान को बंद कर दें, जस्टिस साहब यहाँ बैठा दें। में वो तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के केस के नतीजे में शायद मामला वाजे हो जाए कि कोर्ट चलेगी कैसे। सर ये एक नहीं है ना, और भी बातें सब ख़त्म करनी पड़ेंगी आपको। ये पॉसिबल नहीं है कि वो इदारा जिसने सुप्रीम कोर्ट बनाया है, आइन मुल्क का पार्लियामान बनाती है, सुप्रीम कोर्ट का वजूद उससे लिंक्ड है, जो उसने आइन पास किया है इस इदारे ने, आप उसके कानून की नफ़ी कर रहे हैं। भाई साहब, लेकिन आपको नैब पर इतना क्यों गुस्सा करते हैं? एक धरने की मार है ये पार्लियामेंट। सर नहीं होनी चाहिए ना। हकीकत की आप बात ज़रूर कर सकते हैं कि उससे मुल्क का फ़ायदा हुआ है? बिल्कुल नहीं हुआ। अगर पार्लियामान एक धरने की मार है तो वही धरने की मार फिर ये जज भी हैं, जुडिशरी भी है, जो कुछ नहीं कर सकेगी उस धरने के खिलाफ। अगर मैं मुतासिर हो रहा हूँ तो जुडिशरी मुतासिर हो रही है, अगर मैं हो रहा हूँ तो फौज भी हो रही है। जब मुल्क नहीं चलेगा तो वसाइल नहीं मिलेंगे। तो इन तीनों को बैठना तो चीफ मुल्क कमजोर होगा। चीफ जस्टिस, जुडिशियल लीडरशिप है, मिलिट्री लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप है। और किस प्लेटफॉर्म पे बैठे? वैसे इनफॉर्मली बैठे? टेबल चाहिए, मैं मुहैया कर देता हूँ यार। आप नेशनल सिक्योरिटी कमेटी काउंसिल बना लें, उस पर वसी कर दें उसको। आप बैठने में क्या, सारे मकसद तो एक है ना कि मुल्क के हालात बेहतर हों। अगर किसी और के पास कोई और रास्ता है वो बता दे यार कि ये रास्ता है। आपने कॉन्फिडेंस देना है मुल्क के अवाम को कि भाई हम मेहनत कर रहे हैं,
जब मुल्क के ये हालात हो जो आज हों, और आप ज़रा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात सुने कि क्या कह रहे हैं, कोई अवाम की तकलीफ़ की बात कर रहा है? आज एक इंटरिम गवर्नमेंट है, कोई आपको हाथ पैर मारती नज़र आ रही है? वो क्या पिछली गवर्नमेंट कर रही थी, क्या उससे पिछली गवर्नमेंट कर रही थी? क्या उनको एहसास नहीं है कि मुल्क के मामलात क्या हैं? तो ये सारी बात है। जी, ये बैठे उससे पहले आपने अभी स्टैंड लिया, मैं देख रहा था काशिफ के प्रोग्राम में भी आपने ये बात की कि इन हालात में इलेक्शंस जो हैं वो इंतशार का बायस बनेंगे। देखिए, इलेक्शन ना कराना ज़्यादा इंतशार का बायस है, ठीक, लेकिन इलेक्शन बेमकसद हो जाएंगे अगर आप पहले रास्ते का तयन नहीं करेंगे। ये जो हमारे मुल्क के हालात हैं शायद दुनिया में किसी के नहीं हुए कि पिछले, और जब हालात इतने ख़राब हों, पिछले 3 साल में हर जमात, हर पॉलिटिकल लीडर इक़्तिदार में रहा है। अवाम के पास क्या बेचने जाएंगे, क्या जाके बोलेंगे उनको? वो लोग तो कहेंगे आप तो कल इक़्तिदार में थे, आपने कुछ नहीं किया, आप रिफॉर्म करते हैं ना। ये इन बातों का जवाब नहीं है किसी के पास। तो हार जाएंगे अगर जवाब नहीं है तो? सर सारे हार जाएंगे तो कोई ना कोई तो जीतेगा ना। सर जीत के क्या कर लेगा? तो बस फिर वही जो पहले करता रहा है। मैं ये कह रहा हूँ ना, आज आपको ये बिजनेस एज यूजुअल, ये जैसा मामूल के हालात नहीं है, गैर मामूली हालात हैं। इसका हल भी गैर मामूली है। ठीक, वो जो आप तजवीज़ और मैं आइन से बाहर नहीं कर रहा, ये सब बातें आइन के अंदर है। आइन में कोई इस बात की नफी नहीं कि ये लोग इकट्ठे नहीं बैठ सकते। आप बैठा हुआ नजर आए, एक फोटो ही दे दें ये सब बैठे हैं, यकीन करें अगले दिन से मुल्क के हालात बेहतर होने शुरू हो जाएंगे, अवाम को एतमाद आएगा। अल्लाह ना करे रिपोर्ट हो जाए कि उसके अंदर बात की हुई है, वरना फिर हालात फिर ख़राब हो जाएंगे। क्योंकि तस्वीर तो आपको अच्छी लगती है, लेकिन पता चल गया कि अंदर क्या क्या हुआ है। अंदर बातें भी होंगी, जब सब बैठेंगे बातें होंगी। वो इनके आज मुल्क की लीडरशिप का इम्तिहान है। ठीक, कि उन्होंने कैसे मुल्क के हालात को दुरुस्त करना है, अवाम को कैसे एतमाद देना है। 2 क्विक क्वेश्चंस। आप नई पार्टी को बना रहे हैं, जा रहे हैं, बहुत नई पार्टी की बात चल रही है। नई पार्टी की आज जगह बन गई है। मैंने नहीं बनाई, किसी और ने नहीं बनाई। जो 3 बड़ी जमातें हैं उनकी अमल ने बनाई है, उनकी अवाम के मामला से दातालुकी ने बनाई है, उनकी गवर्नेंस के फेलियर ने बनाई है। देखिए, ये मैं क्या करूंगा, इसका फैसला मेरे हल्के के अवाम करते हैं। जिन लोगों के साथ मैं सियासत करता हूँ 35 साल से मुशावरत से करते हैं। मुझे कोई शौक़ नहीं है पार्टी बनाने का, ना मैं इक़्तिदार का मैंने कभी कोशिश की है, किसी ओहदे की ख्वाहिश की हो। मेरी जमात मौजूद है 35 साल की, वो बता दें मैंने कभी किसी ओहदे की ख्वाहिश की है, मैंने कोई चीज़ मांगी है। लेकिन जब मुल्क के हालात ऐसे होंगे, मैं ना हो कोई और करेगा। मुल्क में ऐसी जमातें आएंगी, जमातें आएंगी जो एक बेहतरी का रास्ता बताएंगी। तो पुराने लोगों से नई जमात कैसे बन सकती है? जब आप नई लीडरशिप देंगे। नहीं, आप पुराने लोग हैं ना। पुराने देखिए, हम पुराने लोग हैं ना, हमने देखा है ना, हमने खराबी देखी है ना, हम आज खराबी की बात कर रहे हैं ना। हमने ये रीइमेजिनिंग पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म सिर्फ इसलिए बनाया था कि खराबियों की निशानदेही करें, लोग समझें कि भाई कोई तो है जो हमारी बात कर रहा है। और हमारा ख्याल था कि पॉलिटिकल पार्टीज जागेंगी, इनको नज़र आएगा कि यार लोग अपने मसाइल के हल की तलाश में हैं। हमने मसाइल की बात की, हल की बात की, आप उठाते हैं उसको। ठीक, मेरी अपनी जमात में उसमें शामिल है। ये नहीं कि मैं आज कोई भी बड़ी जिम्मा नहीं है। तो आप इस इम्कान को रद्द नहीं करते कि नई जमात बनेगी और आप उसमें शामिल होंगे? ये रद्द नहीं, शामिल हूँ या ना हूँ, यहाँ पर एक नया पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म्स आएंगे, आज ना आए तो कल आएंगे, इसके बगैर ये नेचुरल बात है। ठीक, हैव टू लीव इट देयर। बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खान कानवासी हमसे बात कर रहे थे।